Hi. So in this video, we are going to talk about what is SDS and what is non-SDS, who can apply for SDS, how you can apply for SDS, what happens after you apply, and advantage of SDS over non-SDS. बहुत सारे लोगों को बहुत बार नहीं पता होता कि SDS क्या है, non-SDS क्या है, उनको कोई आइडिया ही नहीं होता. तो होपफुली मेरी जो आज की वीडियो है वो आपके कुछ डाउट्स सॉल्व कर पाए और आपको हेल्प कर पाए आपकी स्टडी परमिट एप्लीकेशन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो बेसिकली SDS क्या होता है? स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होता है इन विच मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस गेट प्रोसेस्ड विद इन 20 कैलेंडर डेज. अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. अगर आप वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर SDS. अब इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ ना, वो मैंने IRCC की वेबसाइट से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप IRCC की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए टू अप्लाई फॉर SDS? सबसे पहले यू नीड टू बी अ लीगल रेजिडेंट ऑफ एनी ऑफ दीज कंट्रीज. उसके बाद यू नीड टू हैव अ ऑफर लेटर फ्रॉम अ DLI इंस्टीट्यूशन. अब ये पता करने के लिए भी आप IRCC की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. उसके बाद व्हेन यू अप्लाई यू नीड टू बी रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ कैनेडा. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा 10th 12th और कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट्स. अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स हैं तो वो, या फिर अगर ईयरली एग्जाम्स होते थे आपके कॉलेज में तो फिर वो चाहिए. उसके बाद आपका IELTS का TRF होना चाहिए आपके पास. इसके बाद you need to show proof of your first year tuition fee. इसके लिए आपको अपनी सारी रिसीट्स रखनी पड़ेंगी और दिखाना पड़ेगा that you already paid your first year of tuition fee. जो हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है that you need to show that you have paid a GIC amount of 10,000 Canadian dollars in a Canadian bank. तो ये सारे 8 डॉक्यूमेंट्स हैं. अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप SDS के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद है how you have to apply. तो इसके लिए यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब की PDF अपलोड करनी है. और जब आप अपनी फ़ी पे करेंगे स्टडी परमिट एप्लीकेशन की तो साथ में आपको बायोमेट्रिक की फ़ी भी पे करनी है. अगर आप बायोमेट्रिक की फ़ी नहीं पे करते तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि पहले आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आपको अपनी बायोमेट्रिक की फ़ी पे करनी है. फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा. तो एक बार आप अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद क्या होता है? तो एक बार जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक लेटर भेजेंगे वो लोग जिसमें मेंशन कर रखा होगा दैट नाउ यू हैव टू गेट योर बायोमेट्रिक्स डन. अब इस लेटर में सब कुछ मेंशन्ड होगा कि आपको कैसे बायोमेट्रिक्स करवाना है, कहाँ करवाना है और कब करवाना है. तो जब आप अपना बायोमेट्रिक्स करवाने जाएंगे तो आपको अपने साथ ये लेटर कैरी करना है. इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ लेकर जाना है और विद इन 30 डेज आपको अपना बायोमेट्रिक का प्रोसेस कंप्लीट करवाना है. तो वंस यू आर डन आपका बायोमेट्रिक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है एप्लीकेशन में और वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं. अब इसके बाद बात करते हैं non-SDS की. अगर आपके पास जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले बताए थे उनमें से एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है तो आप SDS में अप्लाई नहीं कर सकते. आपको non-SDS के लिए ही जाना पड़ेगा. और non-SDS में आपको 3 months तक का भी टाइम लग सकता है या फिर आपकी एप्लीकेशन जल्दी भी प्रोसेस हो सकती है. इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है. लेकिन अगर आप SDS में जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा 90% चांसेस हैं कि आपका विद इन 20 days प्रोसेस हो जाएगी एप्लीकेशन. Now that was all about what is SDS and what is non-SDS. तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ. तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल टू यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.